students, welcome back to my channel Mastering Education today. आज के वीडियो में हम लोग BPSC 101 दैट इज अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी जिसका एग्जाम आप लोगों का कल है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पिछले 10 साल के पेपर में बहुत ऑफन रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए करने ज़रूरी हैं बिकॉज 95% चांसेस है कि इन्हीं क्वेश्चन में से कल कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही आराम से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और ध्यान से आप लोग सुनोगे, साथ साथ कीवर्ड्स वगैरह जो मैं बोलूँ वो नोट करते रहना। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोसीजरल एंड सब्सटैंशिएटिव डेमोक्रेसी। दो तरह की डेमोक्रेसी है, उनके बीच का डिफरेंस। सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी वर्ड होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों की सरकार। लोग अपनी सरकार खुद चूज करते हैं। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम लोग इलेक्शंस होते हैं, वोट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ये हक है हमारे पास, तो ये होती है डेमोक्रेसी। ओके, लेकिन ये डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, प्रोसीजरल एंड सब्सटैंटिव। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी क्या होती है। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी सिर्फ रूल्स वाली डेमोक्रेसी होती है। ओके, यानी कि प्रोसीजरल डेमोक्रेसी में हम लोग रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये चीज़ होती है। ये हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोसीजर फॉलो हो रहा है या नहीं। यानी कि अगर एक लीडर चूज करना है तो उसके लिए पहले वोटिंग होगी, इलेक्शंस होंगे, तो हम देखते हैं क्या वो इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं। ओके, ये होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस, इसमें वोट देने का राइट होता है हमारे पास, और लॉ सबके लिए सेम होता है यहाँ पर, और पार्लियामेंट और कोर्ट काम करते हैं। ओके, ये होते हैं कुछ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी के फीचर्स। ठीक है, अगर हम फीचर्स देखें तो बेसिकली यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, यानी कि इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं सही तरीकों से, लॉ होता है यहाँ पे, पॉलिटिकल राइट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि हमारे राइट्स होते हैं वोटिंग, कंटेस्टिंग इलेक्शंस, ये सब। बाकी एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जुडिशरी है हमारे यहाँ पर, जो चीज़ देखती है कि सब कुछ सही से हो रहा है या नहीं। ओके, इस डेमोक्रेसी में बस ये देखा जाता है कि प्रोसेस सही है या नहीं। ओके, ये नहीं देखा जाता कि लोग खुश हैं या नहीं। इसमें फाइनल आउटकम का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन प्रोसीजर ढंग से फॉलो हो रहा है या नहीं ये देखा जाता है सिर्फ। ओके, अब इसकी प्रॉब्लम्स क्या है या फिर इसकी लिमिटेशंस क्या आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये इग्नोर करता है सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को, यानी कि कोई गरीब है या वीक है तो वोट होने के बाद भी उसकी लाइफ बेटर हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, ये सिर्फ देखेगा कि वो गरीब वोट दे सकता है या नहीं। ओके, बाकी इसका एक और लिमिटेशन है कि सिर्फ इलेक्शन हेल्ड करने से ये नहीं होता कि जस्टिस और इक्वालिटी मिल जाए, है ना। और मार्जिनलाइज ग्रुप मेनली जो है एक्सक्लूडेड रहते हैं, बाहर रहते हैं प्रोसेस वगैरह से भी। ठीक है, फिर आता है सेकेंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब समझते हैं। सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी होती है रियल वाली डेमोक्रेसी, यानी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं, एक्चुअल में इलेक्शंस हुए तो उनका आउटकम आया कि नहीं। ठीक है, इसमें बहुत तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सब लोग इक्वल होते हैं इसमें। ओके, इसके फीचर्स में देखोगे तो यहाँ पे इक्वालिटी गारंटी होती है, यहाँ पे गरीब और वीक लोग भी डिसीजन में शामिल होते हैं, सबका डिसीजन देखा जाता है, सबका इनपुट लिया जाता है। ओके, सरकार लोगों का ख्याल रखती है यहाँ पे, क्योंकि सरकार अकाउंटेबल होती है, हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ पे जस्टिस और वेलफेयर मिलते हैं, यानी कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो जस्टिस इंश्योर करे। ओके, इस डेमोक्रेसी में बेसिकली सब्सटैंटिव में सिर्फ वोट नहीं, रियल पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी होती है। ओके, रियल एम्पावरमेंट होता है इसमें, ये एलीट डोमिनेटेड नहीं होती, यानी कि सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होती है। ओके, अब अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें तो दोनों का डिफरेंस देखो, बेसिक जो डिफरेंस तुम्हें याद रखना है, प्रोसीजरल बेसिकली रूल्स को देखती है और सब्सटैंटिव देखती है रिजल्ट को।
ये मेन डिफरेंस है जो तुम्हें याद रखना है। ओके, बाकी अच्छी डेमोक्रेसी में दोनों ही होने चाहिए, दोनों के बिना अच्छी डेमोक्रेसी नहीं बनेगी। इसलिए ये दो टाइप की अलग अलग डेमोक्रेसी कहीं फॉलो नहीं होती, दोनों को साथ मिलकर ही किसी कंट्री में लगाया जाता है। बिकॉज जिस कंट्री में प्रोसीजर सही होगा उसी में तो आउटकम सही होगा, है ना। तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, एग्जामिन राल्फ मिलीबैंड्स व्यू ऑन द स्टेट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना, मैं ऑलरेडी जब मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो डाली हुई है दो उसमें मैंने दूसरी वाली वीडियो में मिलीबैंड वाला टॉपिक करवाया था। ठीक है, ये देखो पूरा मार्क्सिज्म एंड द स्टेट, रैल्फ मिलीबैंड, और उनकी पूरी थ्योरी भी कराई थी। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझाऊंगी तुम्हें इनकी थ्योरी क्या है। देखो पहली बात तो स्टेट क्या होता है, उनका व्यू जान रहे हैं हम स्टेट पे, तो हम सबसे पहले बताएंगे स्टेट क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट प्लस पुलिस प्लस कोर्ट प्लस ऑफिसर्स। जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं ना एक हमारी टेरिटरी में, हमारे स्टेट के अंदर, उसे हम स्टेट कहते हैं। ओके, पॉल साइंस में स्टेट का मतलब ये होता है। ओके, अब राल्फ मिलीबैंड क्या कहते थे, देखो मिलीबैंड कहते हैं कि स्टेट जो है ना वो न्यूट्रल नहीं है। ओके, स्टेट ज्यादातर जो है रिच लोगों की होती है, यानी कि उनके लिए काम करती है। ये जो है बेसिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या फिर लोअर ग्रुप जो है उनको इग्नोर कर देते हैं। तो इनका पर्सपेक्टिव ऐसा था। ठीक है, ये प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव से नहीं थे, ये अपना पर्सपेक्टिव लेके आए थे। इनके हिसाब से स्टेट न्यूट्रल नहीं होता और स्टेट ज्यादातर रिच लोगों के लिए काम करता है। ओके, इनका आर्ग्यूमेंट ही यही था। ओके, बाकी उनका मानना क्या क्या था चीजों के लिए। उनका मानना था कि पावरफुल लोग ही गवर्नमेंट में जाते हैं। बेसिकली जब लीडर्स वगैरह खड़े होते हैं इलेक्शन में तो आप देखते हो कि वही लोग खड़े होते हैं जिनके पास पैसा होता है ना। तो उनका कहना भी यही था। उन्होंने एक और चीज कही थी कि जो पॉलिसीज वगैरह बनती है ना वो रिच लोगों के फायदे के लिए बनती है। ओके, रोल ऑफ द रूलिंग क्लास मेन हो जाता है। ओके, और डेमोक्रेसी जो है ना, डेमोक्रेसी सिर्फ दिखने में होती है, कोई फॉलो हो रही हो या ना हो रही हो इसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ दिखाने के लिए रखी जाती है वो। ओके, इवन जब लेबर पार्टी पावर में आती है तो भी सिस्टम चेंज नहीं होता। जरूरी नहीं है कोई मार्जिनलाइज पार्टी भी आए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, अब हम देखेंगे स्टेट कंट्रोल कैसे कैसे करता है चीजें। ओके, कि कैसे वो करता है कि जब भी एलीट क्लास जो बोल रहे हैं वो कैसे कंट्रोल करता है एक तरह चीजें। ठीक है, तो देखो बहुत सारे चीजें होती है। सबसे पहले तो एक हो जाता है आइडियोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि लोगों को लगता है इनइक्वालिटी तो नॉर्मल है, ये तो पहले से ही चलती आ रही है तो ये अभी भी चलती रहेगी। तो एक तरह ना उन्होंने हम लोगों के बीच में ऐसी माइंड की थिंकिंग डाल दी है जिससे हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो कॉमन है हमारी लाइफ में। ओके, दूसरा होता है कोएर्शन, यानी कि फोर्स के थ्रू। प्रोटेस्ट हो तो पुलिस और लॉ यूज होता है, हमें मना कर दिया जाता है कि नहीं मत करो प्रोटेस्ट, तो एक तरह ये पावर का यूज करके होता है। ओके, बाकी मिलीबैंड की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी बहुत करा गया था। उनको कहा गया था कि एक तो वो क्लास क्लास पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बिकॉज एलीट क्लास की बात कर रहे थे। ठीक है, दूसरा उन्होंने स्टेट ऑटोनॉमी को बिल्कुल डिसमिस कर दिया, यानी कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि स्टेट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, और इनकी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट अप्रोच है, यानी कि ये स्टेट को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं, ना कि और चीजों को देखते हैं जो स्टेट में है। ठीक है, तो बाकी तुम्हें कंक्लूजन के लिए देखो यही चीजें याद रखनी है कि मिलीबैंड के अकॉर्डिंग स्टेट सबके लिए नहीं, ज्यादातर कैपिटल सिस्टम को बचाने के लिए होती है। ओके, इजी क्वेश्चन, बहुत बार मैंने समझा दिया है। आंसर को आराम से पढ़ोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि आंसर लिखना कैसे है। ओके, बेसिकली जो मैंने आंसर यहाँ दिए रखे हैं वो प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड आंसर है 20 मार्क के आंसर के लिए। तो इससे तुम्हें पता लगेगा कि आंसर पेपर में लिख के कैसे आना है। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस द मेजर वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। ये क्वेश्चन ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में ना पूरा करवाया था। देखो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी, इसके 3 वेव, पर यहाँ पे भी चलो मैं फिर से समझा देती हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी और शॉर्ट में। ओके, सबसे पहले तुम इसमें लिखोगे कि फेमिनिज्म क्या होता है और फेमिनिज्म कहता क्या है, कि क्या है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म कहता है कि विमेन के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है,
अभी भी होता है और पहले बहुत ज़्यादा होता था। पहले इतना ज़्यादा होता था कि उन्हें वोटिंग के राइट्स नहीं थे, वो इलेक्शंस में खड़े नहीं हो सकते थे, उन्हें वोटिंग के टाइम बाहर निकलना अलाउड नहीं था। तो वो कहते हैं कि विमेन के साथ बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। और जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती, वो इस जेंडर पे, विमेन के जेंडर पे भी यूज होती है। जैसे कि अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो घर, फैमिली, मैरिज, ये सब भी तो पॉलिटिक्स ही है यहाँ पे भी। तो अगर हम देखें कि एक गेम प्ले तो चल रहा होता है यहाँ पे भी, है ना। इसलिए कहा जाता है, इनकी एक बहुत फेमस लाइन है, पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी कि एक विमेन की पर्सनल लाइफ भी पॉलिटिकल होती है। ओके, तो ये तुम्हें बताना है यहाँ पर। फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी बतानी है जिसमें हम पॉलिटिक्स को फेमिनिस्ट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ओके, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये तुम्हें मेंशन करनी ही करनी है। ओके, अब देखते हैं कि इनके कंसर्न्स क्या थे और कैसे कैसे वेव्स में आए और क्या चीजें एड्रेस हुई। सबसे पहला आया द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है, फर्स्ट वेव में ना बेसिकली देखो, तीन चीजों की बात हुई थी। ये तीन चीजें याद रखना, बहुत इजी है। एक तो वोटिंग के राइट्स, ठीक है, क्या बात हुई थी, वोटिंग के राइट्स की। ओके, फिर हुआ था एजुकेशन का राइट, कि एजुकेशन मिले वेमेन को। और तीसरा था इक्वालिटी इन लॉ, कि लॉ में जो है, बिफोर द लॉ अगर कुछ भी हो रहा है तो वहां पे भी इक्वल रखा जाए वुमेन को। ये तीन चीजें थी जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में डिमांड करी थी फेमिनिस्ट ने। ये थिंकर मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओके, ये फर्स्ट वेव की है। फिर आया आपका द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। सेकेंड वेव में भी तीन चीजों की बात करी गई थी मेनली। एक था घर का काम, ठीक है, कि घर के काम का सारा बर्डन वुमेन पे होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा था जॉब डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। पैसे, अगर मैं एक ऐसी जॉब में हूँ जो मेरे साथ एक और लड़का भी है और उसे ज्यादा पे मिल रहा है, मुझे कम, ये नहीं होना चाहिए। ओके, और बॉडी और सेक्सुअलिटी पे, यानी कि हमें अपनी बॉडी पे अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, हमारा सेल्फ रूल होना चाहिए, कोई और हमारी बॉडी का हकदार नहीं है जब तक हम अलाउ ना करें। इस चीज की बात करी गई थी। ठीक है, यहाँ के फेमस थिंकर है सिमोन दे बहुआ, ये फ्रेंच नेम है, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। थर्ड वेव में भी देखो तीन चीजों की बात करी गई है। एक, उन्होंने बात करी है कि सब वुमेन जो है वो सेम नहीं होती, एक अपर क्लास वुमेन और एक बहुत ही लोअर क्लास वुमेन में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, एक अपर क्लास वुमेन के पास एटलीस्ट और चीजों से वो एक्सप्लॉइटेड नहीं होगी जितनी एक लोअर क्लास वाली होगी। ओके, यहाँ पे कास्ट, क्लास और रेस भी मैटर करता है, उन्होंने बोला थर्ड वेव में। और इन्होंने बोला कि एक इंक्लूसिव फेमिनिज्म होना चाहिए जहाँ पे सब लोग जो है फेमिनिज्म की इज्जत करें और हर लोगों को, हर टाइप के लोगों को इंक्लूड करा जाए, यानी कि एलजीबीटी ग्रुप वगैरह भी। ओके, तो ये था तीनों वेव फेमिनिज्म की, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इतनी। ओके, बाकी इसके कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि डेमोक्रेसी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक वुमेन और मेन इक्वल ना हो। ओके, अब ये हो गए तुम्हारे तीन ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और तुम लोगों को ये पसंद आती है वीडियो, तो मैं इसका पार्ट 2 डालूंगी जिसमें हम और बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पार्ट 2। तुम्हें लिखना है नीचे, क्या लिखना है, 2। जितने सारे कमेंट्स होंगे 2 के, मैं उतनी जल्दी ही वीडियो पोस्ट कर दूंगी। तब तक के लिए ये वीडियो पढ़ो। अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं पीडीएफ भेज दूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।